पर्सनैलिटी किस तरह से शेप होती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग एक जैसे क्यों नहीं होते। हर किसी का सोचने का तरीका, इमोशनल रिएक्शंस और डिसीजन मेकिंग स्टाइल अलग अलग क्यों होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पर्सनैलिटी वो यूनिक कम्बाइनेशन है थॉट्स का, फीलिंग्स का और बिहेवियर्स का, जो हर इंसान में कंसिस्टेंट होता है ओवर टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनालिटी फिक्स्ड होती है। इन्वायरमेंट, अपब्रिंगिंग, जेनेटिक्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस सब मिलकर एक पर्सनालिटी को बना रहे होते हैं, यानी एक शख्सियत को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो होगी पर्सनालिटी शेप होने की बात। अब हम बात करते हैं बिहेवियर्स के बारे में। और जो भी बिहेवियर्स हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स होते हैं। जैसे जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ रिजर्व्ड होते हैं, कुछ लोग पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड होते हैं और कुछ स्पॉन्टेनियस और केयरलेस होते हैं। साइंस ने ये सारा पैटर्न स्टडी करके एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसे हम कह देते हैं द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड। और ये मॉडल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। और साइकोलॉजी में ये मॉडल ना सिर्फ फेमस है बल्कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेड और रिसर्च्ड मॉडल है, जो इन सारे सवालात का जवाब देने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि पर्सनैलिटी को कैसे समझा जाए, पर्सनैलिटी शेप कैसे होती है और कितने बिहेवियर्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, कौन कौन से बिहेवियर्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं और सबकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग क्यों होती। अच्छा, एक तो इस मॉडल का नाम है द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। दूसरा इसे कहा जाता है ओशन मॉडल। ओशन यानी OCEAN, O फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। सेकंड आ जाता है C यानी कॉन्शियसनेस। थर्ड आ जाता है E यानी एक्सट्रोवर्जन। A यानी एग्रीएबलनेस। लास्ट आ जाता है N यानी न्यूरोटिसिज्म। ये 5 डायमेंशंस यानी ट्रेड्स हर इंसान में किसी न किसी लेवल पे होते हैं। हर ट्रेड एक कॉन्टिनम पे होता है, यानी किसी शख्स में कोई ट्रेड हाई होता है, कोई लो होता है और कोई मीडियम रेंज में होता है। अगर हम बात करें इस मॉडल के बेनिफिट्स के बारे में तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये मॉडल हर कल्चर, जेंडर, एज ग्रुप के लोगों पर इक्वली अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए ये मॉडल क्लिनिकल साइकोलॉजी, कैरियर काउंसलिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और इवन रिलेशनशिप मैचिंग में भी एक्सेसिवली यूज़ होता है। अच्छा, तो ये था इंट्रो। और जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि ये O से स्टार्ट होता है। ओशन मॉडल हम इसे इसीलिए कहते हैं कि वर्ड ओशन के हर लेटर से कोई ना कोई इनिशियल स्टार्ट होता है किसी न किसी ट्रेड का। तो हम O से स्टार्ट करते हैं और फिर सारे जो इन 5 ट्रेड्स हैं या 5 डायमेंशंस हैं इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला O से आ जाएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अच्छा, ये ट्रेड बेसिकली बताता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो कितना न्यू आइडियाज़ को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर, इमेजिनेशंस को लेकर कितना ओपन है। इसका ताल्लुक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी से होता है। जो लोग हाई ओपननेस शो करते हैं वो यूजुअली डीप थिंकर्स होते हैं, आर्ट और ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में इंटरेस्टेड होते हैं और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेदर इट्स थ्रू ट्रैवलिंग, रीडिंग या फिर लर्निंग समथिंग न्यू। यानी अगर कोई इंसान न्यू कुजीन्स ट्राई करता है, ट्रैवलिंग का शौक़ रखता है, नई नई जगहें घूमने की कोशिश करता है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता है और फिलोसफिकली और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट शो करता है, तो वो हाई इन ओपननेस हो सकता है। और जिन लोगों का जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है वो लो होता है, वो यूजुअली ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस या लाइफ स्टाइल को प्रेफर करते हैं, नई चीज़ों से एंजाइटी फील करते हैं, रूटीन में कंफर्ट ढूंढते रहते हैं और इन्हें अब्स्ट्रैक्ट या अनफेमिलियर आइडियाज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। यानी इनके लिए सेफ और फेमिलियर इज़ बेटर देन न्यू एंड अननोन। अगर हम इस ओपननेस टू चेंज से रिलेटेड साइकोलॉजिकल इंसाइट की बात करें तो जो हाई ओपननेस वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव कैरियर्स में जाते हैं, जैसे आर्टिस्ट, राइटर्स, डिज़ाइनर, फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट। लो ओपननेस वाले लोग स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल कैरियर्स रेफर करते हैं, जैसे अकाउंटेंट्स, मिलिट्री रोल्स, इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो अगर आप सपोज़ करें कि म्यूज़ियम है और वहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। एक जो है वो हाई है ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस और दूसरा लो है।
तो जो हाई होगा वो एक ऐसा शख्स होगा जो आर्ट देखकर डीपली ऑब्जर्व करेगा, उसकी आंखों में चमक आएगी यानी क्यूरियोसिटी आएगी और दिमाग में सोच आएगी, बार बार सोचने की कोशिश करेगा कि ये आर्ट क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट डज दिस पेंटिंग मीन। और वहीं पर जो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस वाले ट्रेड में लो होगा, दूसरी तरफ उसके जो थॉट पैटर्न्स हैं वो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस पे जो हाई होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये समझेगा कि ये टाइम का वेस्ट है मुझे, या जो जिसने पेंटिंग बनाई है या जो लोग म्यूज़ियम में मौजूद हैं उन्हें ज़्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाता है सी यानी कॉन्शियसनेस। ये ट्रेड बताता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल या गोल ड्राइव्ड है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी को समझना और निभाना, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की केयर करना। जो हाई होते हैं कॉन्शियसनेस पे वो यूजुअली टाइम का ख्याल रखते हैं, अपने काम जो है वो प्लान करके करते हैं, डेडलाइंस मीट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं। यानी ये लोग वो हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, नोटबुक लेकर चलते हैं और हर काम स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना पसंद करते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट है या एक जॉबियन है, वो सुबह 7 बजे उठता है और उसको पता है कि मैंने किस स्केड्यूल से अपना सारा काम करना है, वो पहले बैठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाता है और फिर उसको फॉलो करता है, हर कमिटमेंट को अच्छे से निभाता है, कोई भी कमिटमेंट ब्रेक नहीं करता। उसे अपने वर्ड्स पे पूरा उतरना पसंद होता है कि मैंने अगर कोई कमिटमेंट की हुई है तो मैंने उसको पूरा करना है। अगर हम एक ऐसे इंडिविजुअल की बात करें जो इस ट्रेड पे लो होगा तो वो केयरलेस होगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, प्लानिंग के बगैर काम करने वाला इंसान होगा, इससे हमेशा जो डेडलाइंस हैं वो मिस हो जाएंगी और इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट की बात करें और उसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पे हमेशा वो होती हैं, सबमिट होती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं उसे और अपनी फाइल्स मिसप्लेस हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें घुमा दी। अच्छा, अगर हम साइकोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें तो जो हाई कॉन्शियस वाले लोग होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं एकेडमिक इन्वायरमेंट्स में और ऐसे रोल्स में जैसे सर्जन, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए उनके अंदर ये ट्रेंड, तो कभी कभी लोग परफेक्शनिज्म का शिकार हो जाते हैं, यानी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए वरना वो एंशियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ लो वाले जो लोग होते हैं वो इजी गोइंग होते हैं, मगर उनके लिए जो डेडलाइंस होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। यानी ऐसा समझें कि एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा क्लास मिस कर देता है, उसकी अटेंडेंस ज़ीरो है, उसके कोर्सेज ड्रॉप हो रहे हैं, उसकी डेडलाइंस चली जाती हैं, फिर असाइनमेंट जमा होती हैं, तो ऑफकोर्स उसके जो मार्क्स हैं वो भी कटेंगे। दूसरी तरफ जो हाई है उसको होगा कि भाई अगर टीचर ने कोई होमवर्क दिया है तो उसको तो मैं बहुत अच्छे से करूं, लेकिन अगर कोई क्लास में भी चीज़ हो रही है मैं उसको इतना परफेक्ट करूं कि उसमें भी मेरे फुल नंबर आएँ। अच्छा, उसके बाद ई आ जाता है यानी एक्सट्रोवर्जन। और ये जो ट्रेड है ये बताता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो एनर्जी है वो किस सोर्स से आती है। क्या वो दूसरों के साथ रहकर एनर्जाइज्ड फील करता है या अकेले टाइम गुजारना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ख़ुद को रिचार्ज कर पाए। अच्छा, एक्सट्रोवर्जन्स के बारे में, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक मिथ मशहूर है कि जो ज़्यादा बोलता है वो एक्सट्रोवर्ट है या जो ज़्यादा सोशलाइजिंग करता है वो एक्सट्रोवर्ट है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्सट्रोवर्जन है उसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि सिर्फ टॉकेटिव होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बताना कि आप इमोशनली और मेंटली किस सेटिंग में थ्राइव फील करते हैं। जो लोग हाई इन एक्सट्रोवर्जन होते हैं वो आउट गोइंग और एक्सप्रेसिव होते हैं, पार्टीज़, गैदरिंग्स और ग्रुप डिस्कशंस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और एनर्जेटिक होती है। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा लाउड होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, उनसे फ्रेंडली और इंटरेक्टिव होते हैं। जबकि इस ट्रेड में जो लोग होते हैं उन्हें हम कह देते हैं इंट्रोवर्जन। और ये इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो शाय नहीं होते बल्कि रिजर्व्ड होते हैं, वो डीप थिंकर्स होते हैं और क्वालिटी कन्वर्सेशंस को प्रेफर करते हैं और स्मॉल टॉक करते हैं। और उनकी जो एनर्जी रिचार्ज होती है वो साइलेंस, सॉलिट्यूड या इनर रिफ्लेक्शन से होती है। अगर इस ट्रेड से रिलेटेड हम साइकोलॉजिकल इंसाइट की बात करें तो जो हाई एक्सट्रोवर्जन वाले लोग होते हैं
वो सेल्स, लीडरशिप और इंटरटेनमेंट या पब्लिक रोल्स में एक्सेल करते हैं। और वहीं पे जो लो एक्सट्रोवर्जन वाले लोग होते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च, एनालिसिस या बिहाइंड द सीन रोल्स में कंफर्टेबल फील करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में आ जाएगा जिनकी जो एक्सट्रोवर्जन है वो हाई होती है। जैसे एक इंडिविजुअल है वो सोशल इवेंट्स में सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, उसको जॉक्स पसंद है, उसको लोगों से मिलना पसंद है, वो लोगों को इन्वॉल्व करके रखता है और उसको सबके बारे में पता होता है। और वो इसी तरह दूसरी तरफ एक इंट्रोवर्जन वाला इंडिविजुअल होगा यानी इंट्रोवर्ट होगा, वो पार्टीज़ में ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, उसे कॉफ़ी के साथ एक अच्छी बुक और खामोशी ज़्यादा सुकून देती है एज़ कम्पेयर टू के वो लोगों के पास जाए, उनके साथ हैंग आउट करे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एग्रीएबलनेस। ये जो फोर्थ ट्रेड है इसमें बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स में वो है एग्रीएबलनेस। ये ट्रेड बताता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरों के साथ किस अंदाज में इंटरेक्ट करता है, फ्रेंडली वे में या क्रिटिकल वे में। और जो एग्रीएबलनेस वाले लोग होते हैं उनका जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन होता है वो एम्पैथी, ट्रस्ट और कोऑपरेशन वाला होता है। जो हाई एग्रीएबलनेस में आते हैं वो लोग ज़्यादा मेहरबान, जेंटल, कंसिडरेट होते हैं। वो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या स्ट्रेंजर या कोलीग हो, उनको अच्छा लगता है कि वो उसकी हेल्प करें। इन लोगों की जो नेचर है वो पीस लविंग होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं और सबके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं। वहीं पे जो लो एग्रीएबलनेस वाले लोग होते हैं इसके कंट्रास्ट में वो ज़्यादा डायरेक्ट और क्रिटिकल होते हैं। वो लोगों की फीलिंग्स के मुताबिक अपने डिसीजंस चेंज नहीं करते, अपने ओपिनियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और कभी कभी ब्लंट और आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं। ये लोग हर चीज़ में आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट वाली अप्रोच को यूज़ करते हैं कि भाई मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मेरा ये ओपिनियन है, आप लोगों को इससे भी कंसिडर करना पड़ेगा, चाहे वो सच थोड़ा हर्टफुल हो या डायरेक्ट हो या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर की तरह ले जा रहा हो उनको। अच्छा, अगर हम साइकोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें तो हाई एग्रीएबलनेस वाले लोग काउंसलिंग, केयर गिविंग, टीचिंग जैसे रोल्स में फिट आते हैं। वहीं पर जो लो एग्रीएबलनेस वाले लोग होते हैं वो डिबेट, लॉ, बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट आ जाता है एन यानी न्यूरोटिसिज्म। एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। इस ट्रेड का जो एसोसिएशन है वो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी से या इनस्टेबिलिटी से। यानी कोई जो इंडिविजुअल है वो कितने नेगेटिव इमोशंस को किस हद तक फील करता है और उनको कैसे डील करता है, ये सारे इस ट्रेड के अंडर आ जाते हैं। जो हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होते हैं यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ये ट्रेड हाई पाया जाता है, वो लोग ज़्यादातर छोटी छोटी बातों पे एंशियसनेस या अपसेट हो जाते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और अक्सर ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली जब कोई अनसर्टेन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। इनका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। इसी तरह जो लो वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर इमोशनली काम होते हैं, ज़्यादा रिजिलियंट और बैलेंस्ड फील करते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी कंपोज्ड रहते हैं। जो हाई वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म, फेल्यूर या इवन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वाले लोग होते हैं। इसमें जो हाई वाले होते हैं उनकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक इंडिविजुअल है वो अगर फ्रेंड को इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर रही या नहीं कर रहा तो वो शायद सोचने लगेगा कि यार वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी उसके जहन में घूमती रहेगी। यानी ये लोग ज़्यादा क्रिटिसिज्म, फेल्यूर और चेंजेस से रिलेटेड सोचते रहते हैं। इसी तरह जो लो वाले लोग होंगे उसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर एक इंडिविजुअल है वो एग्ज़ाम ख़राब हो गया उसका, लेकिन उसे कामली सोचता रहेगा कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में बेहतर कर लूँगा या फिर कर लूँगा, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। और ये लोग इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं, ना ज़्यादा जल्दी पैनिक करते हैं, ना बात उनके मूड को इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पर हमारा जो बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल है, जो ओशन मॉडल है, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। शुक्रिया।